सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं एडीसी सर्किट के बारे में। एडीसी सर्किट क्या होता है, इसके होने या ना होने से हमारे फ़ोन में क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ये किस लिए लगाया जाता है फ़ोन में, क्या रोल होता है इसका हमारे फ़ोन में, ये हमें कौन से फ़ोन्स में देखने के लिए मिल सकता है, क्या ये आज के 5G फ़ोन्स में है या पुराने फ़ोनों में लगा होता है, किस यूज़ में आता है। तो इस तरह की सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये हमें कौन से फ़ोन में देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज़ ये पहला पॉइंट है हमारा कि ये आपको पहला पॉइंट है हमारा कि ये हमें सैमसंग के फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे वो आपकी M सीरीज़ हो, चाहे S सीरीज़ हो, चाहे A सीरीज़ हो, कोई सी भी सीरीज़ हो, ये हमें उसमें देखने के लिए नज़र आ सकता है। तो देखिए गाइस, ADC सर्किट जो होता है वो हमारा VBAT का सर्किट होता है। VBAT का सर्किट मतलब क्या, देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारी VBAT की लाइन होती है वही आगे चल के जो है वो हमारी VPH की लाइन बन जाती है, जो कि पावर IC के लिए वर्क करती है। तो जो हमारा ADC सर्किट होता है ये पावर IC के लिए नहीं, ये जो VBAT का जो सर्किट है जिसका नाम ADC सर्किट है वो हमारा काम करता है CPU के लिए। देखिए जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, जैसे हम अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, हमारा जो बैटरी कनेक्टर होता है एक सप्लाई जनरेट करता है जो होता है, और वो सप्लाई जो है वो डायरेक्टली जो है वो CPU के लिए जनरेट करता है। वहां से एक सप्लाई जनरेट होती है जो CPU के लिए काम करती है। बाकी जितने फ़ोन आप देखेंगे वो जो बैटरी कनेक्टर से सप्लाई होती है वो PM तक देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं उसमें जो हमारा ADC सर्किट लगे होने की वजह से जो पहले जो बैटरी कनेक्टर से सप्लाई जनरेट होती है वो सबसे पहले वो CPU के लिए निकालता है, देन वो पावर IC के लिए काम करता है। लेकिन ये अलग से जो हमारा ADC सर्किट है ये सिर्फ CPU के लिए काम करता है, जो कि VBAT का सर्किट है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम के तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपको बैटरी कनेक्टर नजर आ रहा है, एक CPU नजर आ रहा है। ये कोई सी भी दो IC हो सकती हैं, यहाँ पे कोई सी भी दो IC आप मान लीजिए अपनी तरफ से अज्यूम करके कोई सी भी दो IC यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने के लिए बनाया है। हमारे फोन में बहुत सारे तरीके की IC होती है, तो यहाँ पे ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बनाया है। तो डायग्राम से समझ लेते हैं कि आपके बैटरी कनेक्टर से एक सप्लाई जो है प्लस से निकल के इस IC में आ रही है, इस IC में आ रही है। यहाँ पे कोई सी भी IC हो सकती है। यहाँ से एक प्लस से आपके बैटरी कनेक्टर से एक लाइन चली, एक सप्लाई चली जो आपके इस वाली IC पे जो है, इस IC का नाम रख लेते हैं 1 और इसका 2, यहाँ पे आ गई आपकी। और इसी प्लस की एक सप्लाई से जो इसी लाइन से एक सप्लाई और जनरेट होगी जो कि CPU में जा रही है। लेकिन CPU में ये ऐसे ही नहीं जाती है, डायरेक्ट ऐसे नहीं जाती है। यहाँ पे आपका जो है वो एक डिवाइडर सर्किट लगा होगा। अब डिवाइडर सर्किट क्या है, देखिए डिवाइडर सर्किट में क्या है, आपको यहाँ पे 2 रजिस्टर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से जो सप्लाई है इस रजिस्टर में, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे होंगे, यही होते हैं हमारे डिवाइडर सर्किट। ये जो 2 हैं जब आपस में कम्युनिकेट करके, आपस में कोऑर्डिनेट करके एक सप्लाई जनरेट करते हैं जो कि हमारे CPU को जो है डायरेक्ट सप्लाई देता है बैटरी कनेक्टर से। आपके डिवाइडर से जो निकलेगी, जैसे इसका नाम मान लीजिए 2 रजिस्टर लगे, मान लीजिए इसका नाम है R1, इसका नाम है R2। तो पहले ये वाली सप्लाई जो है वो इस वाले R1 पे आएगी, फिर ये R1 जो है R2 को सप्लाई देगा। उसके बाद ये आपस में कोऑर्डिनेट करके जब एक सप्लाई जो है वो क्रिएट करेंगे तो वो जो है वो CPU में जाएगी डायरेक्ट। और जब ये जो सप्लाई है जो हमारे डिवाइडर सर्किट से होकर CPU तक पहुंचती है, इसे हम VBAT सप्लाई भी कहते हैं। क्योंकि ये बैटरी से सप्लाई जो है डायरेक्ट CPU तक पहुंच रही है, इसे हम VBAT सप्लाई इसीलिए कहा जाता है इसे।
देखिए इतना आपको समझ में आ गया कि जो हमारा एडीसी सर्किट होता है वो हमारे फोन में सीपीयू को सप्लाई पहुंचाने तक का काम करता है। इसका फोन में मेनली काम यही है कि बैटरी कनेक्टर से सीपीयू तक का जो बैटरी सप्लाई होता है वो पहुंचाने का काम जो है हमारा एडीसी सर्किट करता है। तो उस केस के लिए देखिए, ये जो मैंने इतना तामझाम आपको बताया, ये इसलिए बताया, इसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए आपके पास किसी कस्टमर का सैमसंग का ऐसा कोई मोबाइल आया जिसमें आपको ऐसी कोई समस्या दिख रही है कि आपके फोन में सप्लाई नहीं पहुंच रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो है वो शॉर्टिंग चेक करने लग जाएंगे। आप जो है पूरा फोन जो है चालू करके बंद करके डीसी पावर से कनेक्ट कर, ये कर वो कर, आप सब तरीके के काम कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग वाले होते हैं जिन्हें बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, वो ये दो जो रजिस्टर यहाँ पे लगे होते हैं वो इन्हें चेक ही नहीं करते हैं। आप पूरा फोन जो है वो चेक कर लेंगे लेकिन आपको प्रॉब्लम जो है समझ में नहीं आएगी कि अगर मान लीजिए कस्टमर के फोन में इन दोनों में से कोई रजिस्टर जो है मान लीजिए खराब हो गया, तो आप शॉर्टिंग ढूंढते रह जाएंगे फोन में, दूसरे फॉल्ट ढूंढते रह जाएंगे फोन में, इन्हें चेक करते नहीं है कई लोग। तो ये अगर आपके खराब हो जाते हैं मान लीजिए, तो आपका फोन तब भी डेड कंडीशन में है, क्योंकि सीपीयू तक जो है वो आपकी बैटरी सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। और अगर ऐसा होता है, इन दैट केस फोन डेड हो जाता है, फोन वर्क नहीं करता है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके ये दो रजिस्टर जो अगर खराब हो जाते हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आपका खराब हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके फोन के अंदर सीपीयू को वी बैटरी सप्लाई जो है देखने के लिए मिल जाए। तो इसके लिए आपको देखिए ये करने की जरूरत है कि आप इन जो भी आपके ये दो रजिस्टर है, अगर उनमें से कोई एक भी खराब है तो आपको उसे रिप्लेस करना ही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको इस यहाँ पे जितने का रजिस्टर लगा हुआ है आपको उतने का ही रजिस्टर यहाँ पे लगाना है। आप इसमें कम ज्यादा का नहीं काम कर सकते। जितने ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा है आपको उतने ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगाना है, तभी आपके फोन में जो है वो सीपीयू को वी बैटरी सप्लाई जो है वो मिल पाएगी, तभी आपका फोन सही से वर्क करेगा। और यहाँ पे जो आपको इन दोनों रजिस्टर पे जो वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ, कितने किलो ओम के होते हैं वो मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। तो देखिए जो आपका ये जो पहला वाला जो है, जो हमारा पहला रजिस्टर यहाँ पे लगा होगा वो होगा आपका करीबन 1 मेगा किलो ओम का। और जो हमारा दूसरा वाला ये वाला जो R2 है हमारा, मतलब रजिस्टर 2 जो है ये होगा हमारा 470 किलो ओम का। तो दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया, दोनों का वोल्टेज आपको पता चल गया। और ये जो दो रजिस्टर है जो हमारा एडीसी सर्किट है, देखिए ये इसीलिए लगाया जाता है सैमसंग के फोन्स में, खासकर ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो भी हमारे बैकग्राउंड में जो एप्स चल रहे होते हैं, हमारे डिस्प्ले में जो हमारे ऐप चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, जैसे ही हमारी बैटरी में चार्जिंग कम होती है, एज यू नो कि जब हमारी फ़ोन की बैटरी जो है वो 20% हो जाती है तो बैटरी का एक सिग्नल आता है कि आपकी फ़ोन की बैटरी जो है वो लो है। जैसे ही हमारे फ़ोन की बैटरी लो होती है वैसे ही ये जो सर्किट है वो एक्टिव हो जाता है और आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्स चल रहे होते हैं, वर्किंग होते हैं, ये उन्हें स्टॉप कर देता है। और स्टॉप करने के बाद ये आपकी जो ब्राइटनेस होती है उसे भी, जैसे ही 20% से और नीचे आती है चार्जिंग, ये जो सर्किट है इसका सेंस इतना तेज होता है कि ये आपकी ब्राइटनेस को भी, फोन की ब्राइटनेस को भी कम कर देता है, जिससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो ज्यादा हो जाए, बैटरी जो है वो ज्यादा देर तक चले। ये हमारा बैटरी सेविंग मोड हो जाता है। यहाँ पे हम बैटरी सेव करते हैं। ये सर्किट जो है आपकी बैटरी को सेव करता है जिससे बैटरी की लॉन्ग लाइफ हो जाए। देखिए लास्ट में मैं आपको एक और टिप जो है वो मैं आपको दे देती हूँ इस चीज में। देखिए जितने हमारे फोन होते हैं, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी, MI, इन सब के जितने भी मोबाइल्स आते हैं उसे हम लोग नॉर्मली कैसे चेक करते हैं, जब भी हमको उनकी बैटरी चेक करना है या कुछ ऐसा करना है फ़ोन में चेकिंग, तो हम जब DC से हमारा बैटरी कनेक्टर जो है कनेक्ट कर लेते हैं और फ़ोन में हम वोल्टेज देके हम उसकी चेकिंग कर लेते हैं। लेकिन
क्योंकि उनमें हमें ये R1 और R2 के जो रजिस्टर लगे होते हैं, ये जो हमारा ADC सर्किट है ये उसमें नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें DC पावर से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सैमसंग के जिन फ़ोन में आपको ये R1 और R2 देखने के लिए मिलेगा, उन्हें आप डायरेक्ट DC से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं कि आप उसकी बैटरी कनेक्टर को DC से कनेक्ट करके वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा CPU होता है वो 99% आपका चांस होता है कि आपका जो CPU है वो डेड हो जाए। तो उस केस में आपको ये करना है, उसके लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ कि आप एक काम करें कि आप इन दोनों R1 और R2 के रजिस्टर्स में से किसी एक को जो है वो बाहर निकाल लें। उसके बाद आप बैटरी कनेक्टर को जो है वो DC पावर से कनेक्ट करें, तो आपके CPU पे कोई भी जो है वो लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि R1 है जो R2 को सप्लाई देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को मिलके एक पावर जनरेट करते हैं, तो हमारे CPU पे एक पावर जाती है। जब हम एक रजिस्टर को निकाल लेंगे तो दूसरा जो है वो पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से CPU के फूकने के चांस नहीं होंगे। तो आई होप आपको जितना मैंने ये मटेरियल बताया ये आपको समझ में आया होगा, ADC का काम आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जुड़े रहें हमारे साथ, आपका प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें और बने रहें हमारे साथ रिपेयर ज्ञान पे। मैं निहारिका मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।